हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हालचाल। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 11 लेकर के। ओके, तो आज हमारा शगुन का 11वां लेक्चर है और आज हो सकता है कि आज ही ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। देखिए, अभी तक जो है हमने इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में हमने किसके बारे में पढ़ा था। हमने इथेनॉल के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था कि इथेनॉल क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है एंड उसके बारे में जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं, जो कॉमन जानकारी होती है, हमने वो भी ली थी एंड उसकी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है उसी का भाई, मतलब एकदम उसका सगा भाई नहीं बट हाँ उसका जानकार बोल सकते हैं, इथेनोइक एसिड। ओके, सो आज का टॉपिक रहने वाला है इथेनोइक एसिड और फिर इसके बाद में हम थोड़ी सी बात करेंगे सोप्स के बारे में, यानी कि साबुन एंड डिटर्जेंट के बारे में। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इथेनोइक एसिड से कि ये आखिर क्या होता है। अब देखिए, इथेनोइक एसिड जो होता है इसको अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बात करें, कॉमन लैंग्वेज मतलब इथेनोइक एसिड, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं IUPAC नेम्स के बारे में, है ना। सो ये जो इथेनोइक एसिड है ये उसका कॉमन नेम नहीं बोल सकते हैं इसको, ये जो है उस कंपाउंड का IUPAC नेम है। ओके, ये उसका IUPAC नेम है। बट वहीं जब हम उसके कॉमन नेम की बात करते हैं तो कॉमन नेम उसका होता है, कॉमन नेम इज़ इक्वल्स टू एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। जी हाँ, ये वही वाले की बात हो रही है जो हमारे यहाँ घर में जिसको सिरका बोला जाता है, ये वही है, सिरका ही है जिसको हम इथेनोइक एसिड बोलते हैं केमिस्ट्री के फॉर्म में। ओके, तो कहते हैं ना कि केमिस्ट्री में आके हर एक केमिकल एक VIP बन जाता है, उसका नाम भी एकदम स्टाइलिश हो जाता है, तो यहाँ पर भी वही है। ठीक है, सिरका जो है वो हमारा यहाँ पर इथेनोइक एसिड IUPAC में है एंड कॉमनली बात करें तो वो हमारा एसिटिक एसिड है। ओके, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है वो भी देख लेते हैं। केमिकल फार्मूला इज़ CH3COOH। अब ये हम ऐसे लिख सकते हैं इसका नाम देख के ही, क्योंकि हम IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं वो हम पढ़ चुके हैं, है ना। सो देखिए, यहाँ पर इसका नाम है इथेनोइक एसिड। इथ का मतलब है कि उसमें 2 कार्बन होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हमारे 2 कार्बन ही प्रेजेंट हैं एंड ओइक लास्ट में लगा है ना, ओइक लगा है। सो COOH ग्रुप भी होगा, यानी कि एक कार्बन तो हमारा इस COOH ग्रुप से ही रिलेटेड होगा। सो यहाँ पर हमें सिर्फ COOH ग्रुप के आगे CH3 ऐड करना था एंड हमारे पास इथेनोइक एसिड का केमिकल फार्मूला तैयार हो जाता है। ओके, एंड ये जो हमारे एसिटिक एसिड है, इथेनोइक एसिड है, ये हमारा किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ये जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यानी कि ये तो चलिए इथेनोइक एसिड है CH3COH। अब वहीं अगर हम इसी की पूरी सीरीज़ हमने देखी थी ना, कॉमन सीरीज़ जो एल्किल की थी, वो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन वाली, तो उसी हिसाब से अगर हम इसका भी देखें, लाइक मेथनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, तो ये सारे जो एसिड्स हैं उनकी नेमिंग्स अलग अलग हैं क्योंकि उनमें कार्बन के नंबर अलग अलग हैं। बट वहीं अगर हम बात करें इसके ग्रुप की तो ये कॉमन ग्रुप को बिलोंग करते हैं जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यानी कि चाहे वो आपका इथेनोइक एसिड हो, चाहे वो आपका पेंटेनोइक एसिड हो, वो दोनों ही आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही हैं। ओके, सो ये वाला पॉइंट भी हम लिख लेते हैं, दैट these acids, these नहीं बोलते हैं, this acid belongs to a group of acids called carboxylic acids।
कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि इनको जब हम एक ग्रुप के तौर पर देखते हैं तो हम उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ओके, अब इथेनोइक एसिड से ही रिलेटेड एक और टर्म आती है जो कि हमारे यहाँ किचन्स में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, काफ़ी सारे फूड सब्सटेंसेस में भी हम उसको यूज़ करते हैं, एंड वो है हमारा विनेगर। विनेगर आखिर क्या होता है? ओके, सो देखिए विनेगर क्या होता है, हम यहाँ पे पॉइंट डाल लेते हैं, विनेगर। ओके, सो विनेगर और कुछ नहीं होता है। अगर आपने क्या करा है, आपने मान लीजिए 5 to 8% एसिटिक एसिड लिया है और उसमें पानी मिक्स कर दिया है। ओके, अब 5 to 8% एसिटिक एसिड का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आपने 100 ml ऑफ वाटर में आपने 5 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड मिक्स करा है तो आप उसको बोलेंगे कि ये हमारा विनेगर है। 5 to 8% तक मतलब वेरी करता है ना, विनेगर कितना स्ट्रॉन्ग है कितना लो है अपने पावर में, उस हिसाब से। ओके, सो विनेगर और कुछ नहीं होता है, बस पानी में मिला हुआ एसिटिक एसिड होता है, क्योंकि एसिटिक एसिड भी तो एक एसिड ही है ना, हम उसको एकदम प्योर थोड़ी ना यूज़ कर लेंगे, बाकी चीज़ें भी तो मिक्स करी जाती हैं ना, दैट इज़ वाई। ओके, सो विनेगर इज़ it is 5 to 8% acetic acid in water। ओके, सो विनेगर जो है वो हमारा और कुछ नहीं है बल्कि एसिटिक एसिड ही है जो कि पानी में मिक्स हुआ है। ओके, एंड इसको जो है हम एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा ना कि हम अचार वगैरह में विनेगर डालते हैं तो वो एज अ प्रिजर्वेटिव डालते हैं ताकि उसमें फंगस बैक्टीरिया ये सारे ग्रोथ ना हो जाएं और हमारा अचार ख़राब ना हो जाए। ओके, सो इट इज़ यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। ओके, यानी कि इसको जो है हम अचार वगैरह में एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं जिससे हमारा अचार जो है वो लंबे टाइम तक चलता है। ओके, अब जो है अब हम वापस आ जाते हैं अपने इथेनोइक एसिड पर। ओके, अब देखिए हमारा जो ये इथेनोइक एसिड होता है इसकी एक ख़ास बात होती है, वो क्या होती है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारा 290 के केल्विन होता है। ओके, सो एसिटिक एसिड, 1 सेकेंड, या मुझे लग रहा था मैं स्पेलिंग गलत कर रही हूँ, या सो एसिटिक एसिड हैज़ melting point of 290 केल्विन। ओके, 290 केल्विन यानी कि जो हमारा एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे क्या मतलब, जो हमारा जो बेसिक टेम्परेचर होता है जिसको हम 0 सेल्सियस बोलते हैं, इसको जब हम केल्विन में चेंज करते हैं देन इट कम्स टू 275.15 केल्विन। ओके, तो उससे अगर देखें थोड़ा ये ज़्यादा ही है। ओके, सो अब आप सोचिए, आप अभी तक जो है इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे कि एसिटिक एसिड जो है उसका अगर मेल्टिंग पॉइंट हमारा 290 केल्विन है तो फिर ये जो है अगर इसकी फ्रीजिंग की बात करें तो ये तो सर्दियों में पक्का जम जाता होगा, है ना। तो ऐसा ही होता है, ये जो है सर्दियों में जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा डाउन जाता है ये हमारा जम जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा है, वो मेल्ट कर ही नहीं पाता है, वो वहाँ पर जो है जम जाता है। सो हम अपना नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, दैट इट ऑफन फ्रीजेज ड्यूरिंग विंटर, which
इज कॉल्ड। अब यहाँ पर जो है हमारा एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फिनोमिना है कि जब ये जम जाता है, मतलब सर्दियों के टाइम पे, वैसे तो हम लोग कभी इतना ध्यान नहीं देते हैं, बट या एसिटिक एसिड जब जम जाता है सर्दियों में तो हम उसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। आपने देखे होंगे ना, पानी के ग्लेशियर्स वगैरह जमे हुए होते हैं, हमारे जो पोलर रीजन्स हैं, अंटार्कटिका वगैरह, वहाँ पर ग्लेशियर्स होते हैं बड़े बड़े, यानी कि बर्फ़ के पहाड़ जो कि पिघलते रहते हैं, जिससे हमारी कंट्री में काफ़ी सारी रिवर्स बह रही हैं। ओके, सो यहाँ पर जो हमारा ये एसिटिक एसिड जम जाता है उसको हम बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड, तो ये टर्म याद रखिएगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ओके, अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे एसिड ज़रूर हैं। अब यहाँ पर हम ये भी नहीं बोलते हैं कि जिस भी चीज़ के आगे एसिड लगा है तो वो मतलब एकदम ताबड़तोड़ एकदम जला ही देगी तुरंत सेकेंड्स में, ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर चीज़ कितनी फास्ट रिएक्ट करती है, कितना ज़्यादा रिएक्ट करती है, वो उसकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, वो कितना स्ट्रांग है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी स्ट्रांग है, इस पर डिपेंड करता है। ओके, सो यहाँ पर जो एसिटिक एसिड है वो हमारा एक वीक एसिड है। ओके, एसिटिक एसिड एसिड्स आर वीक एसिड। एसिटिक एसिड के लिए ही हम क्यों बोल रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिखते हैं हम, या वही लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, यानी कि जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जब हम उनको वाटर में डालते हैं तो वो एकदम से अपने आयंस मतलब नहीं छोड़ देते हैं, पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं, तो उनको जो है हम वीक एसिड्स बोलते हैं। वहीं जो हमारे बाकी के जो मिनरल एसिड्स होते हैं लाइक HCl, H2SO4, ये हमारे बहुत ही जल्दी पानी में जो है डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो उनको जो है हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं। ओके, तो ये जो है हमारी कुछ कॉमन जानकारियाँ थी एसिटिक एसिड उर्फ इथेनोइक एसिड के बारे में। तो अब हम देखते हैं कुछ रिएक्शंस किसकी, इथेनोइक एसिड की। सो अपनी नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं दैट रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड। ओके, तो वहीं पर आपको रिएक्शंस देखने से पहले एक चीज़ जो है अपने दिमाग में डाल लेनी है दैट इथेनोइक एसिड है, यानी कि आप उसको एक एसिड के जैसे देख कर ही चलेंगे, एंड ये भी आपको देखना है कि वो वीक है या स्ट्रांग है। ओके, सो सबसे पहले हम रिएक्शन कराते हैं जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स को लेकर काफ़ी फेमस रिएक्शन है, जो कि है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, अब जैसा कि इसका नाम ही है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, तो इसमें और कुछ नहीं होता है लिटरली। इसमें जो है हम सिर्फ़ और सिर्फ क्या करते हैं, ओके, इसमें जो है हम एस्टर्स की फॉर्मेशन करते हैं। ओके, यानी कि एस्टर्स की फॉर्मेशन होती है, और वो भी किसके साथ रिएक्शन कराने से, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शन अल्कोहल्स के साथ कराते हैं तो हमें जो है एज अ रिज़ल्ट हमें एस्टर्स मिलते हैं। ओके, सो in this reaction नहीं ऐसे लिखते हैं, in it esters are formed by the reaction of an acid
and an alcohol ओके, यानी कि यहाँ पर एक एसिड और एक एल्कोहल के बीच में रिएक्शन होगी। एंड या मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक ये भी है कि ये जो रिएक्शन है वो एक एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। अब एसिड कैटलिस्ट का मतलब है कि वहाँ पर H+ आयन्स जो हैं वो मौजूद होने चाहिए। ओके भाई, अगर हम वहाँ पर एसिडिक कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या उसको मतलब कोई चीज़ जलाने के लिए थोड़ी ना यूज़ कर रहे हैं, ना ही हम उसको किसी चीज़ को मतलब कुल मिला कर के हमें उसके सिर्फ H+ आयन्स ज़रूरत हैं। सो हम आगे लिख सकते हैं दैट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। अब जो है, अब हम इसकी रिएक्शन करा के देखते हैं, रिएक्शन लिखते हैं इसकी अपने एथेनोइक एसिड के साथ में ही किसकी रिएक्शन कराते हैं, इथेनॉल की ही करा देते हैं। ओके, सो CH3COH ये है हमारा इथेनोइक एसिड, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे CH3CH2OH जो कि है हमारा इथेनॉल, एंड यहाँ पर है हमारा एसिड कैटलिस्ट एंड बनता क्या है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है कि हम यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट करते हैं दोनों ही कंपाउंड्स को मिला करके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर हम इसका OH निकाल देंगे, इसका H निकाल देंगे, तो OH यहाँ से गया, H यहाँ से गया। ओके, सो क्या कंपाउंड बन जाता है, CH3COO CH2 एंड CH3 और एक इधर वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। ये कुछ नहीं है, मैंने बस इसी को जो है कंपाउंड जो बना है उसी को थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिख दिया है, मतलब बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड सबको शो करते हुए लिख दिया है। ओके, सो और कोई यहाँ पे कोई मैंने अजीब सा कंपाउंड नहीं बना दिया है, वही कंपाउंड बना है, बस वाटर हटा के बाकी जो बचा है उसको ऐड कर दिया है। ओके, सो अब यहाँ पर हम नेमिंग कर लेते हैं। तो ये जो है ये हमारा है एस्टर, इसको तो जानते ही होंगे ना आप लोग, उसकी नेमिंग करने की थोड़ी ना ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है हमारा एस्टर, ये है हमारा इथेनॉल, ये है हमारा इथेनोइक एसिड, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो ये हमारे एस्टर्स हैं ये भी काफ़ी काम की चीज़ें हैं। ओके, इनको हल्के में नहीं लेना। एस्टर्स जो होते हैं इनकी जो स्मेल होती है वो काफ़ी स्वीट सी स्मेल करती है, मतलब कुछ चीज़ें होती नहीं है जिनकी स्मेल मीठी मीठी सी लगती है, तो ये उसी टाइप के हैं केमिकल्स जिनकी स्मेल जो है वो थोड़ी सी स्वीट लगती है। सो इसीलिए जो है हम इनको क्या करते हैं, परफ्यूम्स में यूज़ कर लेते हैं। जो भी चीज़ें होती है ना जिसमें हमें स्मेल का काम होता है तो वहाँ पर जो है हम एस्टर्स को यूज़ कर लेते हैं। सो हम अपना नेक्स्ट पॉइंट यही लिखते हैं दैट जनरली esters are sweet smelling substances and used in the formation of परफ्यूम्स। ये मैं आपको पहले ये भी बता चुकी हूँ कि परफ्यूम्स में अल्कोहल भी यूज़ होती है। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन हमारी आती है। वन सेकेंड, मुझे आपको एक और पॉइंट बताना था दैट अब आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सी रिएक्शंस में इस तरीके का एरो बनाया था, बट यहाँ पर मैंने इस तरीके का एरो बनाया है ना।
सो ये जो एरो है ये हमारा शो करता है दैट दिस रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन इसका मतलब है कि ये रिएक्शन जो है वो इस साइड से इस साइड भी हो सकती है एंड इस साइड से इस साइड में भी हो सकती है, यानी कि सीधी भी हो सकती है और उल्टी भी हो सकती है। सो ये जो है ये एरो हमारा शो करता है। अब हम इससे ही रिलेटेड नेक्स्ट अपनी रिएक्शन पढ़ते हैं जो कि है हमारी सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन रिएक्शन। सो इसमें क्या होता है, इसमें और कुछ नहीं होता है। ओके, सपोनिफिकेशन रिएक्शन में आपको और कुछ नहीं करना है, बस जो हमने ऊपर अभी एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन करी थी बस उसी को आपको उल्टा करके लिख देना है और हमारी जो है ये सपोनिफिकेशन रिएक्शन बन जाएगी। ओके, सो हम यहाँ पर लिखते हैं दैट, अब देखिए कैसे आपको लिखना है। हमने यहाँ पर क्या कराया था, इथेनोइक एसिड की रिएक्शन इथेनॉल से कराई थी, है ना। अब हमें इधर क्या कराना है सपोनिफिकेशन रिएक्शन में, कि अगर हम एस्टर की रिएक्शन करा दें किसके साथ, NaOH के साथ। अब NaOH क्या है, NaOH एक एल्कली है, एक बेस है। ओके, सो यानी कि अगर हमने एस्टर की रिएक्शन NaOH से करा दी तो जो प्रोडक्ट बनते हैं वो हमें वापस से क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है वहाँ पर वापस से इथेनॉल मिल जाएगा, यानी कि हमारा जो एल्कोहल हमने यूज़ करा था वो मिल जाएगा और साथ में हमें क्या मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा जो कि हमारा होगा किसका, इथेनोइक एसिड के ही पोटेशियम या फिर सोडियम सॉल्ट्स। भाई जिस एल्कली में की हम जिस भी एल्कली की रिएक्शन कराएंगे उसी के हिसाब से हमें जो है वहाँ पर सॉल्ट मिल जाता है। ओके, सो हम इसकी पहले लाइंस लिख लेते हैं कि क्या हम रिएक्शन में करने वाले हैं। सो ऑन रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH एन alkali, the ester is converted back to क्या बनता है, एल्कोहल, converted back to alcohol and sodium salt of carboxylic acids। ओके, सो इसमें क्या हमें मिल जाते हैं, एल्कोहल मिल जाएगा एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिल जाएंगे। ओके, तो इसकी रिएक्शन क्या हम लिखेंगे, दैट CH3COO C2H5, इस पर हमने क्या डाल दिया है, एल्कली यानी कि NaOH, जिससे हमें क्या मिल गया है, C2H5OH, हमें हमारा एल्कोहल वापस मिल गया है और क्या मिला है, CH3COO Na, यानी कि और क्या मिला है, हमें सोडियम सॉल्ट मिला है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे सपोनिफिकेशन। अब हम इसको सपोनिफिकेशन क्यों बोलते हैं, इसका भी एक रीज़न है। ओके, ये सपोनी वर्ड कहाँ से आया, देखिए इस रिएक्शन में जो हमें ये सॉल्ट मिल रहा है, इसी सॉल्ट में अगर कार्बन की बहुत ही लंबी सी चेन जुड़ी हो, ओके, यानी कि यही सॉल्ट हो सोडियम या पोटेशियम का एंड उसी में लंबी कार्बन की चेन जुड़ी हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सोप बोलेंगे, यानी कि साबुन। तो इसीलिए जो है हम इस रिएक्शन को सपोनिफिकेशन बोल रहे हैं, यानी कि जिससे साबुन के एक यूनिट की फॉर्मेशन हो रही है। ओके, सो हम अपना नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं दैट दिस रिएक्शन is called as saponification
saponification reaction because it is used in the preparation of soap। ओके, अब यहाँ पर सोप होता क्या है वो भी हम लिख देते हैं नीचे, दैट ये होते हैं हमारे सोडियम और पोटेशियम, सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग, यहाँ पर लॉन्ग लगाना बहुत ज़रूरी है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी कि काफ़ी लंबी चेन होनी चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। ओके, तब जो है हम उसको सोप बोल पाएंगे। अब हम अपनी सेकेंड रिएक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि है रिएक्शन हमारी बेस के साथ। तो क्या है नेक्स्ट रिएक्शन विद बेस। अब देखिए वो एसिड है हमारा, इथेनोइक एसिड है हमारा, यहाँ पर जो है ये हम रिएक्शन करा रहे हैं बेस से। तो आपको भी पता होगा कि हमें क्या प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, हमें एक सॉल्ट मिलेगा और क्या मिलेगा, हमें वाटर मिलेगा। अब सॉल्ट में भी जब हम बेस से रिएक्शन करा रहे हैं तो हमने जो अभी ऊपर रिएक्शन कराई है वो जिससे ऊपर रिएक्शन कराई है, यानी कि एल्कली से NaOH से, वो भी तो हमारा बेस ही है। तो हम उसको भी यही रिएक्शन करा देते हैं उसकी भी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले दैट इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट देता है और क्या देता है, वाटर देता है। ओके, सो अब जो है हम इसकी केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं, CH3COOH प्लस NaOH। अब यहाँ से क्या करो, ये OH हटा दो और ये H हटा दो, वाटर निकल गया हमारा। अब बाकी बच्चे को जोड़ दो, CH3COONA प्लस H2O। बस हमें यहाँ पर सॉल्ट मिल गया और साथ में वाटर मिल गया। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जो कि है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब देखिए, अगर हम कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की बात करें तो इनका नेचर भी बेसिक ही होता है। ओके, इनका नेचर भी बेसिक ही होता है। तो ये भी जो है हमें सॉल्ट देते हैं और वाटर देते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि इनमें कार्बोनेट आयन होता है। तो यहाँ पर ये जो है साथ में हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोवाइड कराते हैं। ओके, तो इसमें बस जो है प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और बढ़ जाती है और कुछ नहीं होता है। ओके, सो it gives rise to salt and salt, carbon dioxide and water। ओके, एंड सॉल्ट ये हमारे वही वाले सॉल्ट हैं। सॉल्ट यहाँ पर वही बनेगा दैट सोडियम, यहाँ पर सोडियम पूरा लिखने की बजाय मैं ऐसे लिख देती हूँ, सोडियम और पोटेशियम एसीटेट, ये जो है ये हमारा एज अ सॉल्ट बनता है। अब हम इसकी भी रिएक्शन लिख लेते हैं। ओके, सो CH3COOH प्लस Na2CO3, इससे हमें क्या मिलेगा, वही जो हमने लिखा है वही बनाते चले जाते हैं। इसका सॉल्ट, यहाँ पर सोडियम प्रेजेंट है तो सोडियम वाला सॉल्ट बना देते हैं, CH3CONA प्लस हमें क्या मिलने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर। ओके,
तो ये तो हो गई है सोडियम कार्बोनेट के साथ। अब देख लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला NaHCO3। ओके, इसके साथ भी सेम ही प्रोडक्ट्स बनेंगे क्योंकि सेम ही यहाँ पर है, बस एक हाइड्रोजन आ गया बीच में। ओके, एंड एक जो है सोडियम कम हो गया है, बट यहाँ पर जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम बनेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे इसमें। ओके, सो ये जो है हमारी कार्बोनेट्स या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में इसकी रिएक्शन है इथेनोइक एसिड की। ओके, अब जो है अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। आखिर ये काम कैसे करते हैं, क्या होते हैं। ओके, हमने इनकी फॉर्मेशन तो ऊपर ही पढ़ ली है कि किस तरीके से होती है। अब देखिए, आपने अगर ज़्यादातर देखा हो तो जो भी हमारी ज़्यादातर गंदगी होती है, गंदगी मतलब चाहे आप वो किसी भी तरीके का जैसे दाग देख लें आपके कपड़ों वगैरह पे लग जाता है, तो ज़्यादातर देखें तो वो हमारा ऑयल ही होता है। ओके, एंड ऑयल जो होता है ये हमारा कभी भी वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है। ओके, सो ऑयल जो है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, तो वो उसको हम पानी से नॉर्मली पानी से हम उसको साफ़ भी नहीं कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा ना कि जब हमारे जैसे कपड़ों पे या किसी जगह पे ऑयल गिर जाता है और अगर हम उसको सिर्फ पानी से साफ़ करते हैं तो फिर भी वो वहाँ पे चिकना चिकना सा बना रहता है, और वहीं अगर हम उस पर कोई सोप या फिर डिटर्जेंट से साफ़ कर दें तो वो मतलब उसकी जो वो चिकनाहट थी वो हट जाती है। तो ये कैसे होता है वही हम पढ़ेंगे। सो सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि सोप्स होते क्या हैं। ओके, soaps are sodium or potassium salts of long chain carboxylic acids। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब जो ये हमारा सोप होता है उसके पास 2 एंड होते हैं, ठीक है, यानी कि 2 पूँछ होती हैं उसकी, जिसमें से एक एंड जो होता है अब देखिए जैसे हम यहाँ पर इसकी बात कर लें, ठीक है, जब हम इसको पानी में तोड़ेंगे तो क्या बन रहा है, CH3COO- एंड Na+। ओके, CH3COO- एंड Na+। तो ये जो है ये हमारी हाइड्रोकार्बन वाला सिरा हो जाता है, एंड ये जो है ये हमारा आयनिक वाला सिरा हो जाता है, ठीक है। एंड हम सभी को पता है कि वाटर जो होता है वो एक आयनिक पोलर सॉल्वेंट है। सो जो जैसा है वो वैसे को ही अपने में घोलता है। सो यहाँ पर हम क्या बात करने वाले हैं, दैट जो सोप होता है उसके 2 एंड्स होते हैं, जिसमें से एक एंड होता है हाइड्रोकार्बन वाला एंड एक एंड आयनिक होता है। सो सोप्स हैव 2 ends। One is hydrocarbonic which is hydrophobic in nature। अभी मैं ये भी एक्सप्लेन करूँगी कि हाइड्रोफोबिक क्या होता है। ओके, एंड वन इज आयनिक which is हाइड्रोफिलिक इन नेचर। यानी कि जो हमारा ये हाइड्रोकार्बनिक वाला है ये हाइड्रोफोबिक होता है, एंड जो हमारा आयनिक है वो हमारा क्या हो जाता है, हाइड्रोफिलिक हो जाता है नेचर में। अब हाइड्रोफोबिक वो होता है जिसको पानी से डर लगता है, जिसको पानी से फोबिया होता है, वो पानी से दूर भागता है। इट डज नॉट interact with water
ये पानी से दूर रहता है, ये उससे कोई दोस्ती नहीं रखता। वहीं जो हाइड्रोफिलिक होता है, इट इंटरैक्ट्स विद वाटर। ओके, सो हाइड्रोफोबिक जो है वो इंटरैक्ट नहीं करता है, वो उसे पानी से डर लगता है। एंड हाइड्रोफिलिक जो होता है ये हमारा पानी के साथ इंटरैक्ट करता है। ओके, अब यहाँ पर जो है क्या होता है कि ये जो सोप के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, सोप के जो मॉलिक्यूल होते हैं इसमें से जो आयनिक वाला पार्ट होता है वो हमारा वाटर के साथ इंटरैक्ट कर लेता है। एंड जो ये कार्बन चेन होती है, यानी कि जो ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है, ये हमारा ऑयल के साथ इंटरैक्ट कर लेता है। ओके, सो आयनिक एंड ऑफ सोप्स, आयनिक एंड ऑफ soaps interact with water and the carbon chain interact with oil, यानी कि वो जो है ऑयल के साथ इंटरैक्ट कर लेती है। अब इससे जो है एक रिएक्शन स्ट्रक्चर बनती है जिसको मैं यहाँ पे बना देती हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। ये हमारा है ऑयल का मॉलिक्यूल। ओके, एंड इससे इस तरीके से ये चेन्स जो हैं आकर के अटैच हो जाती हैं। ऑलराइट, इस तरीके से। एंड यहाँ पर जो है ये हमारा सोडियम आयन लगा होता है इसकी सिरे पर। ओके, सो दिस इज़ व्हाट ऑयल ड्रॉपलेट एंड ये हमारे सोडियम आयंस होते हैं। ओके, सो ये हमारे सोडियम आयंस होते हैं। एंड इस स्ट्रक्चर को हम एक नाम देते हैं जो कि है हमारा मिशेल। इसको हम मिशेल्स बोलते हैं। ओके, यानी कि जब हमारे वाटर के जो ये जो सोप की लॉन्ग चेन होती है, ये जब ऑयल ड्रॉपलेट के साथ में रिएक्ट कर लेती है तो हम उसको एक नाम देते हैं जो कि है हमारा क्या, मिशेल। ऑयल ड्रॉपलेट को हम येलो कलर से शो कर देते हैं ताकि एकदम चमक मारे। ओके, सो यहाँ पर जो है ये मिशेल फॉर्मेशन होती है इस तरीके से। सो हम इसको इधर थियरी में भी अपने पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं दैट द सोप मॉलिक्यूल interacts with oil and forms a structure called मिशेल्स। ओके, जहाँ पर एक एंड जो है वो ऑयल की तरफ होता है और दूसरा एंड को क्या होता है, वाटर में फ्लोट कर रहा होता है। ये वाला एंड ऑयल की तरफ है एंड ये वाला एंड क्या है, फ्लोट्स इन वाटर। सो आयनिक वाला एंड है ना, तो वो वाटर में अपना मगन है, घूम रहा है वाटर में, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वाला एंड जो है ये बचा घूम रहा है, वो कहीं ऑयल में जगह ढूंढ रहा है कि भाई तू ही मुझे बचा ले पानी से। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये जो इसकी पूँछ है, इसने इस तरीके से ऑयल की जो ड्रॉप है उसको चारों तरफ से घेर लिया है और ये वाला जो एंड है ये आपका वाटर में है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये जो पूरा एंड है ये अपनी पकड़ वाटर में बना लेता है एंड ये जो सिरा होता है ये अपना ऑयल को पकड़ लेता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर जो है फुल्ली वाटर में ऐसे फ्लोट करती रहती है। ठीक है, एंड वहीं तो ऑयल ड्रॉपलेट अगर देखी जाए तो ये कपड़े से हट जाती है और ये जो है यही स्ट्रक्चर ऐसे तैरने लगती है। तो वही जब हम उस कपड़े को निकाल के पानी को फेंकते हैं तो ये जो है ऑयल की ड्रॉपलेट जो है इसी मिशेल के साथ में, यानी कि सोप के झाग के साथ में निकल जाती है। सो इस तरीके से जो है ये सोप का मिशेल जो है वो हमें हेल्प करता है वाटर को से जो है डर्ट को निकालने में। सो हम अपना पॉइंट लिख लेते हैं दैट द सोप मिशेल्स
The soap missiles thus help in pulling out the dirt in water and cleans the surface अब वो सरफेस कोई भी हो सकती है, आपके कपड़े हो सकते हैं या फिर कोई और भी सरफेस हो सकती है। ओके, सो इस तरीके से जो है हमारे ये सोप्स एंड डिटर्जेंट्स काम करते हैं। सो इसकी जो है 2 सिरे होते हैं, जिसमें से एक हमारा हाइड्रोकार्बनिक होता है एंड एक हमारा क्या होता है, आयनिक होता है। हाइड्रोकार्बनिक वाला जो है वो उसकी वाटर से कुछ दुश्मनी होती है, तो वो जो है वाटर से दूर भागता रहता है, उसको हम हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। एंड जो आयनिक वाला कंपाउंड होता है वो और वाटर जो है वो भी आयनिक होता है, तो उनके बीच में दोस्ती होती है, तो हम उसको जो है हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। आपको यहाँ पर फोबिक एंड फिलिक वर्ड पर ध्यान देना है। जहाँ पर भी फोबिक लगा हो इसका मतलब है कि वो दिए गए सब्सटेंस से दूर भाग रहा है, एंड वहीं पर अगर फिलिक लगा है इसका मतलब है कि वो दिए गए सब्सटेंस के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर रहा है। ओके, सो इस तरीके से जो है ये हमारी मिशेल की फॉर्मेशन होती है, एंड इस तरीके से जो है हमारा सरफेस या फिर कुछ भी जो है उससे हम डर्ट, ऑयल, इन चीज़ों को जो है हम निकाल के बाहर फेंक देते हैं। सो यहाँ पर ये जो मिशेल है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो मिशेल और कुछ नहीं होता है, जब हमारा सोप का जो मॉलिक्यूल होता है वो ऑयल के साथ इंटरेक्ट कर लेता है, इसी को जो है हम मिशेल बोलते हैं। ओके, यहाँ पर जो है आपकी इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। सो आई होप कि आपको जो है आज की चीज़ें सारी समझ में आई होंगी एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर रहा आपका। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको आज का लेक्चर ज़रा भी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लगा है देन प्लीज़ हिट द लाइक एंड द शेयर बटन, एंड या प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्लोबल बोर्ड्स। अगले बार हम फिर से मिलेंगे एक नया लेक्चर के साथ जो कि होगा क्लास 9th का। ओके, सो हमसे जुड़े रहें और आगे पढ़ते रहें। ओके, बाय।